कहानी किरीति आविर्भाव किरीति का आगमन। सुब्रता के घर पर दावत प्रीति भोज का उत्सव था। एमहा स्ट्रीट में सुब्रता लोगों ने एक विशाल घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश के मौके पर इस दावत का आयोजन किया गया था। बहुत से मेहमान आए हुए थे, लेकिन उनमें खास शख्स भी आया था, किरीति रॉय, रहस्यभेदी जासूस किरीति रॉय। किरीति रॉय लगभग 6.5 फुट लंबा, गोरा रंग, बलिष्ठ यानी मजबूत शरीर, सिर भरा घुंघराले बाल जिन्हें बैक ब्रश किया गया है, आंखों पर मोटे लेंस वाला काले सेल्यूलाइट फ्रेम का चश्मा, दाढ़ी मूंछ एकदम साफ, क्लीन शेवन, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान खिली रहती है, सदानंद और खुश मिजाज। उनके मोहल्ले में ही एक नए दोस्त के घर पर किरीति से उनकी जान पहचान हुई थी। दावत के बाद विदा लेते वक्त किरीति ने कहा, ये काले पत्थर का ड्रैगन मुझे चाहिए सुब्रता बाबू। इस मूर्ति की बनावट अद्भुत है, इसे मैं अपनी म्यूजियम में रखना चाहता हूँ। सुब्रता ने कहा, जरूर ले लीजिए। किरीति ने कहा, सिर्फ ये मूर्ति ही नहीं, इसके साथ जिसका नाम जुड़ा है, न जाने क्यों आप लोगों की कहानी सुनकर उस नाम के प्रति भी मेरे मन में एक कमजोरी पैदा हो गई है। किरीति की बात सुनकर सुब्रता हंस पड़ा। शायद आप जानते नहीं, माँ कहती हैं कि ये एक अशुभ यानी अमंगल का निशान है। तब तो और भी अच्छा हुआ, उस अमंगल को मैं आपके घर से सदर अपने घर ले जाता हूँ। देखते हैं कि मेरे साथ ये क्या अमंगल लेकर आता है। रात ने इस विशाल कोलकाता महानगर की छाती पर अपने घने काले पंख फैला दिए हैं। कृष्ण पक्ष की रात, सुनसान रास्ता जैसे किसी सोए हुए अजगर की तरह पसरा पड़ा है। ना कोई आहट, ना कोई शब्द। किरीति अकेला रास्ता पार कर रहा है। उसकी जेब में काले पत्थर का वो ड्रैगन है। आश्चर्य की बात यह है, किरीति को ऐसा लग रहा है जैसे चुपके चुपके कोई उसका पीछा कर रहा है। जो आ रहा है उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही, लेकिन साफ महसूस हो रहा है कि कोई आ रहा है। सुना है, ऐसा होता है, किरीति ने कई लोगों के मुंह से सुना है, और ये भी सुना है कि पीछे मुड़कर देखने पर भी वो दिखाई नहीं देता, कोई उन्हें देख नहीं पाता, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी पूरी चेतना को घेरे रहती है। कभी चुपचाप ढलते चांद की रोशनी में वीरान मैदानों में भी वे ऐसे ही चलते हैं, पीछा करते हैं। कभी अंधेरे में पीछे पीछे आते हैं। आने दो, पीछा करता है तो करने दो। कीर्ति आगे बढ़ता गया, अभिशाप को अपने घर ले जा रहा है। कालो भ्रमर का मृत्यु परवाना। काले पत्थर के ड्रैगन की बात सब लगभग भूल ही गए थे। ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए ये कहानी फिर से शुरू हुई। कालो भ्रमर वापस आ गया, शायद उन्हीं की तरह निशब्द कदमों से रात की रहस्यमय अंधेरे में। जब दुनिया सो जाती है, असीम गहरे अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सिर के ऊपर सिर्फ तारों भरा आसमान खामोश नजरों से देखता रहता है। तब रात की हवा के साथ चुपके से शायद वे भी आते हैं। रहस्य से घिरा हुआ कालो भ्रमर, रहस्य में होकर ही वो पकड़ में आता है। सनत उसे कितना ही जानता है। सनत सोचता है, वो कालो भ्रमर के बारे में कितना ही जानता है। वो नकाबपोश था। नकाब के 2 छेदों से झांकती 2 भेदने वाली आंखें। उन आंखों की नज़र में कैसा सम्मोहन है। जिसने एक बार उन आंखों में देखा, वो उस नज़र को कभी नहीं भूल सकता, भूल ही नहीं सकता। वे आंखों की पुतलियां नहीं, जैसे 2 जलते हुए अंगारे हों। आज भी कई बार रात को नींद में दुस्वप्न यानी नाइटमेयर की तरह उन आंखों की नज़र सनत को विचलित और बेबस कर देती है। किसी अनजाने डर से उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। राजू भी उसे भूल नहीं सकता। दस्यु कालो भ्रमर, शैतान कालो भ्रमर, लेकिन क्या सचमुच यही उसकी एकमात्र पहचान है? वो बलिष्ठ, गठीला और उन्नत शरीर, वो रौबदार आवाज। राजू ने सुना था, कालो भ्रमर का बहुत बड़ा गिरोह है। फिर भी आश्चर्य की बात है, गिरोह का कोई भी आदमी आज तक कालो भ्रमर की असली और सच्ची पहचान नहीं जानता। वो कौन है, क्या है और दिखने में कैसा है। गिरोह के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उसका आदेश कठोर है, उसके नियम कठोर हैं, उसका संयम अद्भुत है, निर्लोभ, लालचहीन, आजन्म ब्रह्मचारी। फिर भी वो शैतान है, फिर भी वो डाकू है, फिर भी वो आतंक है, फिर भी वो समाज से बाहर है, सबकी घृणा और अभिशाप का पात्र है। अध्याय 1, बादल संध्या का आगंतुक, द विजिटर ऑन अ रेनी इवनिंग। सर्दियों की सुबह नहीं, इस बार बारिश की रात थी। बाहर टिप टिप करके बारिश हो रही थी। मेघों से ढके आसमान में बिजली की सुनहरी रोशनी रह रहकर चमक उठती थी। रात का अंधेरा बेहद घना था। रात के 8:30 या 9 बजे से ज्यादा नहीं हुए होंगे। सुब्रता, सनत और राजू पास पास 3 कुर्सियों पर बैठे किसी विषय पर बहस में लगे हुए थे। उसी बारिश की शाम में राजू की माँ कमरे में आई। उनके हाथ में डिश थी जिसमें गर्मा गर्म पापड़, बेगुनी और मटर भजा था। सुब्रता एक छलांग लगाकर कुर्सी से उठा और आगे आया। दोनों हाथों से माँ को पकड़कर खुशी से बोला, सच माँ, तुम्हें कितना प्यार करने का मन कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है? ऐसी बारिश की रात में तेले भजा, तेले भाजा। सुब्रता की बातें सुनकर माँ हंस पड़ी, साथ ही बाकी सब भी। राजू ने हंसते हुए कहा, दादा विश्वकवि को इस तरह याद मत करो,
उनकी मशहूर बारिश की कविता का ये अजीब पैरोडी सुनकर और कुछ ना हो उन्हें जरूर बुरा लगेगा, चाहे वो जहां भी हों। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ये सब ठंडा हो रहा है, ज्यादा रात मत करना, आज मटर सूटी की खिचड़ी बनी है। सच। 3 चीयर्स फॉर माँ, सुब्रता बोल उठा। माँ खुले दरवाजे से कमरे से बाहर चली गई। खुट। सब खाने में लग गए। ठीक उसी वक्त बाहर दरवाजे पर कुंडी खटखटाने की आवाज आई। खुट खुट। राजू ने सबसे पहले कहा, कोई कुंडी खटखटा रहा है। फिर से कुंडी की आवाज। कौन? सुब्रता उखड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुब्रता ने दरवाजा खोल दिया। सड़क के पास वाली गैस की रोशनी बारिश से भीगी पिच सड़क पर पड़कर चमक रही थी। बीच बीच में हवा का एक झोंका पानी की बूंदों के साथ चेहरे पर लगता था। पूरा शरीर सिहर उठता था। दरवाजे पर ही बरसाती रेनकोट पहने, सिर पर बारिश की टोपी लगाए, हाथ में एक ग्लैडस्टोन बैग लटकाए एक अनजान भद्रलोक यानी सज्जन खड़े थे। क्या यही 18 नंबर घर है, मिसेस सुब्रता रॉय? आगंतुक ने सवाल किया। जी हाँ, मैं ही हूं, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, यही ना? चलो वो बाद में होगा, फिलहाल मुझे इस बारिश में खड़ा ना रखकर घर के अंदर आने देंगे तो? आइए आइए। सुब्रता के बुलाने पर आगंतुक कमरे में दाखिल हुए। कमरे में आते ही राजू और सनत ने उस भद्रलोक के चेहरे की तरफ हैरानी से देखा। भद्रलोक ने सबसे पहले अपना भीगा हुआ रेनकोट खुला और इधर उधर देखकर कमरे की दीवार पर अलना यानी हैंगर पर टांग दिया। फिर सबकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भद्रलोक की उम्र 50 के आसपास होगी। शरीर की बनावट दोहरी और मजबूत लग रही थी। भद्रलोक काफी शौकीन किस्म के लग रहे थे। सिर के बाल सफेद और काले मिले जुले थे। बाहों के नीचे एक जोड़ी तेज खोजी आंखें थी। दाढ़ी मोछ साफ यानी क्लीन शेवन थी। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान खिली रहती है, सदानंद और खुश मिजाज। मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं आप लोग, इसीलिए सबसे पहले परिचय दे दो। मेरा नाम बनामली बासु है, डिब्रूगढ़ से आ रहा हूं। कलकत्ता आया हूं सुब्रता, राजिन और सनत बाबू, आप सभी के पास एक विशेष जरूरी सलाह के लिए। लेकिन उससे पहले अगर एक कप चाय मिल जाती। बारिश में भीग भीग कर शरीर जैसे सुना हो गया है। जरूर, इस छोटी सी बात के लिए इतना संकोच क्यों? कहकर सुब्रता ने नौकर को बुलाकर एक कप चाय लाने को कहा। कुछ देर बाद चाय आने पर गर्म चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए भद्रलोक ने कहा, सुना है सतयुग में अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी गृहस्थ का एक प्रधान धर्म था और आजकल भिखारी और प्रार्थी को घर से भगा देना ही रिवाज बन गया है। राजू ने विरोध करते हुए कहा, हाँ, उसका कारण भी है। आजकल सभी धोखा देकर स्वर्ग पाना चाहते हैं। दूसरों को जो जितना अच्छी तरह बेवकूफ़ बना सके उसी की जय जयकार है। आपने सही कहा, कहते हुए भद्रलोक ने खाली चाय का कप नीचे रख दिया। बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। साई साई करके हवा चलने लगी। आप अचानक इस तूफानी रात में डिब्रूगढ़ से इतनी दूर हमारे पास क्यों आए, ये तो अभी तक सुना नहीं बनामली बाबू? सुब्रता ने सवाल किया। हाँ, वही बात अब कहूंगा, कहते हुए भद्रलोक थोड़ा हिलडुल कर बैठे और गला साफ करके शुरू किया। सुब्रता बाबू, जिसलिए इतनी दूर दौड़ा चला आया हूं, इसलिए बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया हूं भाई। सभी उत्सुक होकर बनामली बासु की तरफ देखने लगे। बनामली बोलने लगे, क्यों आप लोगों के पास आना पड़ा जानते हैं? मेरे चाचा अमर बासु रंगून के मशहूर लकड़ी के व्यापारी मिस्टर चौधरी की फर्म के मैनेजर और प्राइवेट सेक्रेटरी थे। थे मतलब? सबने एक साथ सवाल किया। हाँ थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पिछली 31 तारीख को किसी अदृश्य हत्यारे के हाथों वे मारे गए हैं। मारे गए हैं? अमर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं बनामली बाबू? सुब्रता ने चिंता में पड़कर कहा। जो कह रहा हूं उसमें एक शब्द भी झूठ या बनावटी नहीं है। किसने या किन लोगों ने उन्हें मारा है ये अभी तक पता नहीं चला है। 10 दिन पहले ये तार मुझे रंगून से मिला, ये देखिए। कहते हुए भद्रलोक ने कोट की जेब से मुड़ा हुआ कागज निकालकर सबकी आंखों के सामने रोशनी में फैला दिया। कागज की तह खोलते वक्त भद्रलोक के हाथ की आस्तीन थोड़ी सरक गई और खुले हाथ पर सनत की नजर एक पल के लिए पड़ी। हैरानी और डर से वो चौंक उठा, लेकिन बाकी सब उस वक्त कागज पर लिखी लिखावट पढ़ने में व्यस्त थे। किसी का ध्यान उधर नहीं गया। कागज पर जो लिखा था उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। पिछले शुक्रवार मिस्टर चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर अमर बासु को उनके सोने के कमरे में मृत पाया गया है। किसी तेज चाकू या वैसे ही किसी हथियार से उनका चेहरा इस तरह बिगाड़ दिया गया है कि मिस्टर बासु को पहचाना ही नहीं जा सकता। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर सलील सेन ने जांच का जिम्मा लिया है। आप तार मिलते ही यहां आ जाएं। डीआईजी।
पढ़ना खत्म होने पर भद्रलोक ने कहा, वो दिन के लोकल अखबार में जो खबर छपी है उसकी कटिंग भी लाए हैं। ये देखिए, कटिंग में लिखा है, स्वर्गीय मिस्टर चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर अमर बासु की अचानक मृत्यु। आप सभी जानते हैं, बस महीने पहले मिस्टर बासु ने मिस्टर चौधरी की वसीयत के मामले में मुख्य गवाह का फर्ज निभाते हुए किस तरह दिन रात मेहनत करके मशहूर डाकू कालो भ्रमर के मुंह से निवाला छीन लिया था और सारी परेशानी खत्म की। कल उनकी लाश उनके कमरे में मिली। तेज चाकू से चेहरा इस तरह बिगाड़ दिया गया है कि उन्हें अमर बासु कहकर पहचाना नहीं जा सकता। हमें लगता है कि अथॉरिटीज को कालो भ्रमर की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आखिरकार उस ड्रैगन का मृत्यु परवाना ही सच हुआ। एक खतरनाक डाकू की जिद ही कायम रही, सुब्रता ने कहा। सनत लेकिन एक भी शब्द ना बोलकर कहीं खोया हुआ कुछ सोचने लगा।